प्रधानमंत्री मोदी ने 76 मिनट का भाषण दिया। 76 मिनट में लॉन्ग टर्म एक प्लान लॉन्च किया। मोदी शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी ने कैश पेमेंट की जगह जेनजी में इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है और लाल किले से देश के यूथ को आज एक सीधा मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को गारंटी दी। उन्होंने कहा कि देश का यूथ सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। युवाओं के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। यूथ के साथ ही देश को आगे बढ़ना है। युवा शक्ति का राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान है और योगदान होगा। विकसित भारत में सबसे बड़ी लाभार्थी बनेगी। लाल किले से मोदी ने जेनजी और जेन अल्फा के लिए बड़ा ऐलान किया। एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। छात्रों को फ्री ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। 5 से 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में टैलेंट हंट प्रोग्राम होगा। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए। संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया है। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है और देश के नौजवानों को नई ताकत दी है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। राहुल गांधी की नेगेटिव पॉलिटिक्स से लड़ने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉजिटिव पॉलिटिक्स ही करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के दोस्तों और दुश्मनों की पहचान भी बता दी। अब मित्रों से मित्रता और दिमागी नक्सल से दुश्मनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिमागी नक्सल आज एक शब्द दिया और उन पर बड़ा हमला भी बोला। उन्होंने कहा हथियारी नक्सल तो चले गए लेकिन दिमागी नक्सल अभी मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन्हें युवाओं को भटकाने से बचाना होगा। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। लाल किले से मोदी ने आज माई कार्ड का असली मतलब भी बताया। मोदी ने माई में वाई का मतलब यूथ और एम का मतलब महिला। युवा की तरफ मोदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को चेतावनी भी दी।
मोदी ने कहा महिला आरक्षण समय की मांग है, विपक्ष को इस पर राजनीति न करने की नसीहत दी और कहा कि विपक्ष जल्द से जल्द महिला आरक्षण लागू करने में सहयोग दे और यश प्राप्त करे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। अश्विन जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिन राजनीतिक दलों से अपील कर रहे हैं उनमें सबसे बड़े दल के नेता तो वहां थे ही नहीं। अगर सामने भी अपील सुनते तो भी कोई बात थी, राहुल गांधी तो आज वहां आए नहीं, ये बात भी होनी चाहिए। ये एक बार फिर 15 अगस्त के मौके पर राहुल गांधी नहीं है, वो लेक्चर नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री का पूरा भाषण सुनिए। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जो घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं, एक सेटबैक स्पेशल सेशन में लगा, फिर ये जंतर मंतर का, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने समर्थकों को एक तरह से मैसेज दे रहे थे कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं और आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो अधीर मत होइए। ये एक तरह का मैसेज है कि देश के बारे में सोचिए। मैं 2047 की बात कर रहा हूं, आप जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, तो इस माइंडसेट से निकलिए, दूर की सोचिए, भविष्य की सोचिए, वर्तमान के बारे में भी सोचिए, उसको भी सुधारना चाहिए। अर्बन नक्सल उसी का परिणाम है जो आज उन्होंने कहा, अर्बन दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल। तो बात यह है कि वो मानसिकता बदलने की जरूरत है, वो मानसिकता बदलने की जरूरत है, अपने को पहचानने की जरूरत है, अपनी संस्कृति को पहचानने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर ये जो कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर का, वो उनके खासतौर से समर्थकों और उससे ज़्यादा उनकी पार्टी के वर्कर्स के लिए है कि प्रधानमंत्री बैकफुट पे नहीं है। जो इन घटनाओं के बाद लग रहा था कि बीजेपी सरकार बैकफुट पे आ गई है और बड़ी मुश्किल में आ गई है, सत्र खत्म हुआ, कांग्रेस ने जीत की घोषणा कर दी कि ये 5 पॉइंट है जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। तो उन्होंने कहा कि इस सब के चक्कर में मत पड़िए, हम जो करना चाहते हैं वो करके रहे। ना लक्ष्य बदला है ना रास्ता बदला है, उसी रास्ते पर है। समझते हैं? हाँ, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर कह रहे हैं कि बिजनेस एज यूजुअल जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी जो मैसेज था, और वो लार्जली मैसेज अपने सपोर्ट बेस के लिए था कि सीटें कम हुई होंगी लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, जो हमारा विजन है, जो हमारा लक्ष्य है, हम उसी पे कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने यही मैसेज दिया है कि जो हमारा विजन लक्ष्य, जो मैंने खासकर ये, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वी विल बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, ये उनका विजन है, उसी के पथ पर हम काम कर रहे हैं और उसका रोड मैप जो है वो उन्होंने आज बताया है। जो एलओपी की बात आप कर रहे थे, तो मैं देख रहा था प्रोटोकॉल में 7th नंबर पर है एलओपी किसी भी फंक्शन में, बट इक्वल टू कैबिनेट मिनिस्टर एंड इक्वल टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑल्सो, करेक्ट। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स जहां बैठे हैं वो तो वहीं बैठ सकते हैं, मतलब क्योंकि प्रोटोकॉल में ही 7वें नंबर पर है। चीफ जस्टिस और स्पीकर से नीचे आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स और एलओपी, और इस तरह से नहीं आना कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि कटुता हो गई है अब। लेकिन राहुल गांधी के अंदर ये कटुता है,
क्योंकि गांधी परिवार के ऊपर और उनको लेकर जिस तरीके के बीजेपी के चाहे नेता हो, प्रवक्ता हो, जैसा टारगेट देवेंद्र करते आए हैं, तो उनके अंदर कटुता, मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर भी वही कटुता, वो भी मुझे इस प्रीमाइसेस में नहीं दिखाई दिए। अब मेरा यही, अगर राहुल जी जो डिसीजन ले लें, खड़गे जी में अब हिम्मत तो नहीं हो सकती ना कि उस डिसीजन से आप अलग जाएं या कुछ अलग करने की कोशिश करें। जो कुछ भी हो, तो राहुल गांधी अगर डिसाइड कर लिया कि उनको नहीं जाना है तो नहीं जाना, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कोई और नहीं जाएगा तो और नहीं जाएगा। जैसे स्पीकर टी पार्टी में भी हमने वही देखा था कि ये राहुल गांधी का डिसीजन था कि कोई नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी पोजीशनिंग क्लियर कर रखी है कि अब हमको हेड ऑन ही रखना है, और वो हेड ऑन पॉलिटिकली सिर्फ नहीं रखना है, बल्कि वो सारी चीज़ें जो कि राजनीतिक शिष्टाचार के तहत भी जो की जाती रही हैं उस पर भी हमको हेड ऑन करना है। अभी आपने देखा होगा कि जब शरद पवार जी के यहाँ, सुप्रिया सुले जी के वाले फंक्शन में जब पीएम गए थे, तो पीएम तो वहाँ पे चाहे खड़गे जी हों, प्रियंका गांधी, उन लोगों के साथ बहुत सहजता से ही मिले थे। राजनीति अपनी जगह हो सकती है, चाहे वो जितनी भी तीखी हो, लेकिन जो काम राजनीतिक शिष्टाचार के तहत या संवैधानिक मर्यादा के तहत आपको करना है वो करें। वो करते राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे पार्लियामेंट में इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद अगर आज इस कार्यक्रम में वो रहते, क्योंकि ये देश का कार्यक्रम है, वहाँ पे जा सकते थे। तमाम फॉरेन डिग्नेटरीज भी आते हैं वहाँ पे। आप कैसे वहाँ पे नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, कैसे इसको आप जस्टिफाई करेंगे? और आप नहीं जा रहे हैं, बार बार नहीं जा रहे, पिछले साल भी नहीं गए थे, और आपका कोई प्रतिनिधि भी नहीं जा रहा है। कम से कम खड़गे जी ही चले गए होते। तो वो तो दिखा रहा है कि राहुल गांधी की लाइन कैसी है। जो आपने एक भेद किया ना, ये बड़ा जरूरी है देवेंद्र, कि आप अब अपने पर्सनल कैपेसिटी में किसी के साथ संबंध रखने में, किसी के लिए कैसे बात करनी है, उसमें मैं आदर रखूं या ना रखूं, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक करूं तो करूं, ठीक है, मेरा मन है, मैं कर रहा हूं, आप स्वतंत्र करने के लिए वो करते भी हैं। लेकिन आपके मैनरिज्म्स या किसी के साथ आपका बर्ताव, आपका चयन हो सकता है, परंपराएं जहां पर आ जाएं, जहां मर्यादाएं आ जाएं, उसमें आपकी मनमर्जी हर बार चलना ठीक नहीं है। इसका मतलब आप अपने आप को उनसे ऊपर मानते हैं। 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ तो हुआ, मैंने, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाता, मुझे कुर्सी अच्छी नहीं देते हैं लोग बैठने के लिए। तो वहां परंपरा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी ना, आपने वो प्राथमिकता नहीं दी उसको। देखिए, ये एक जो संसदीय परंपरा होती है और एक जो संवैधानिक मर्यादा है, इन दोनों का ख्याल नहीं रखा गया है। जो अभी देवेंद्र जी ने कहा कि स्पीकर की चाय पार्टी है, वो एक परंपरा के तहत है। और एक ऐसी संसदीय परंपरा है जिसका मकसद ही ये है कि संसद सत्र के दौरान जो कटुता बनती है, जो झगड़े होते हैं इश्यूज को लेकर के, विचार विमर्श को लेकर के, किसी विधेयक को लेकर के, वो सारी कटुता अब यहाँ आकर के स्पीकर के चेंबर में भुला दी जाएगी। इसके बाद आप लोग जाइए अपना अपना काम करिए। इस कटुता को लेकर के आप घर नहीं जाइए। राजनीति की कटुता हमेशा 24 घंटे नहीं रहनी चाहिए। इशू बेस्ड अगर आपकी कटुता है, निजी तौर पर भी नहीं आनी चाहिए, इसलिए स्पीकर की चाय पार्टी होती है। तो राहुल गांधी उसका भी बहिष्कार कर रहे हैं। उस एक जो परंपरा है, संसदीय परंपरा, ये संवैधानिक मर्यादा है। इसलिए हमने पहले कहा कि उनको जाना चाहिए, जिस सीट पर बैठाया जाए उस सीट पर बैठिए। और अगर प्रधानमंत्री राष्ट्र के लिए कोई बात कहते हैं, उस पर आप ताली भी बजा रहे, तो इसका यह मतलब जरूरी नहीं है कि आप उनसे सहमत ही हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाने के लिए एक परंपरा के तहत आपको करनी होती है। आप आए नेता प्रतिपक्ष के नाते आपकी एक जवाबदेही बनती है कि संवैधानिक मर्यादा का पालन कर, एक संवैधानिक समारोह हो रहा है, वहां आपकी उपस्थिति रहे। और आप एक मर्यादा के साथ साथ आप अपने समर्थकों को भी, अपनी पार्टी के लोगों को भी एक मैसेज देंगे। लेकिन चूंकि समस्या यह है कि उनको जिस तरह से तमाम इंस्टीट्यूशंस को डिमीन करना है, डिस्क्रेडिट करना है, उसी तरह से संवैधानिक मर्यादाओं के तहत होने वाले जो कार्यक्रम है उनको भी डिस्क्रेडिट करना है, उनको भी डिमीन करना है। उस समय कही गई बातों को भी नीचा दिखाना है, उस समय कही गई बातों को भी डिस्क्रेडिट करना है। तो अगर आप पहुंच गए वहां, शामिल हो गए, आप कहीं मुस्कुरा दिए, किसी बात पर आपने नोट कर दिया, सिर हिला दिया, तो पता नहीं क्या मैसेज हो जाएगा। तो ये एक जो इतनी दूरी तक वो खींच करके ले गए हैं चीजों को, अब लग नहीं रहा है कि वो इससे पीछे हटेंगे। देखिए, राजनीतिक दलों में, नेताओं में विरोध जो होता है आपस में, ये कोई मतलब कोई नई बात नहीं है। लेकिन राष्ट्रहित की जब बात आती है तो वो चीज़ें भूल जाती हैं। रिसेंट, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, इकोनॉमिक पॉलिसी पूरी बदलनी थी। मनमोहन सिंह ने जाके उनसे कहा कि अगर हम ये करेंगे तो हमारी ही पार्टी के लोग खिलाफ हो जाएंगे, कैबिनेट पे कैसे पास कराएंगे, सबको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी दिखेगी, सबको अपना वोट दिखेगा। तो ये पॉलिटिकल समस्या है। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि ठीक है आप जाइए। मंत्रालय चले गए। 10 मिनट बाद एक आदमी आया लिफाफा लेके कि प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है। उन्होंने लिफाफा खोला, मनमोहन सिंह ने, उसमें एक शब्द लिखा था, डन। उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ, ये वहाँ से यहाँ आने तक में ऐसा क्या हो गया। फिर लौट के गए प्राइम मिनिस्टर के पास कि क्या हो गया। उन्होंने कहा आपके जाने के बाद मैंने अटल जी को फ़ोन किया। ये समस्या है
ये राष्ट्रीय हित में है जो काम हो रहा है। अटल जी ने कहा कि बीजेपी इसका विरोध नहीं करेगी, सेटल हो गया मामला। लिबरलाइजेशन का। हाँ, नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था यहाँ पे, क्योंकि सब सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि एलओपी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? No, नहीं no. अच्छा, It is created by Act of Parliament. तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो एलओपी पद है, संवैधानिक हो या नहीं, क्या वैधानिक उसकी पद। वैधानिक पद है, क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में नहीं है कि भाई उसको 15 शायद नहीं। अगस्त और 26 जनवरी को अटेंड करना है? मेरे ख्याल से नहीं होगा। सर ड्यूटी तो नहीं हो सकती, परंपरा ज्यादा परंपरा है। ही है, हाँ, ड्यूटी नहीं है ये, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बाधा नहीं है उसके Obligation ऊपर, ये नहीं। ऑब्लिगेशन नहीं है उसका, ये परंपरा से है कि उसको जाना चाहिए है वो। और जो कहा अभी प्रदीप जी ने ना कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय एक उस चेंज को सपोर्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ी नहीं उसके खिलाफ बाहर। आप लड़िए, पॉलिटिकल पोस्चरिंग अलग होती है, आप पॉलिटिकल पोस्चरिंग करिए, आप उस मुद्दे का विरोध करिए जनता के बीच जाकर के, लेकिन अगर वो काम हो रहा है तो उस काम को होने दीजिए। जैसे इस तरह के कई काम है, जैसे महिला आरक्षण है, परिसीमन है, या इस तरह के कई काम है, आप जाकर के पब्लिक में लड़ सकते हैं, इस बात को पॉलिटिकल मुद्दा बना सकते हैं, राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको स्टॉल कर दें, रोक दें, वो काम ही नहीं होने दें। तो ये स्थिति आज हो गई है कि काम नहीं होने देंगे। ये चीजें पहले नहीं थी, पहले राजनीतिक विरोध था, प्रतिद्वंदिता थी, लोग आपस में लड़ते थे एक दूसरे के सर, खिलाफ। मैं- वही मेरा महिला सवाल आरक्षण को भी रह चाहे जाएगा। वो जी। बस एक सेकंड, वो चाहे तो इसको भी रिफ्रेश कर सकते हैं। हाँ। वो देश से ये कहें कि वो जो कह भी रहे हैं वो कि हमको इन पर भरोसा नहीं है कि ये डिलिमिटेशन ठीक से करेंगे। आरक्षण हम भी देना चाहते हैं, सीटें बढ़ाना भी अनिवार्यता बिल्कुल। बढ़ानी हाँ। पड़ेगी, कभी ना कभी तो बढ़ेंगी। तो आप राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि हम ये देश से कहते हैं आप इसका फैसला 29 में आप लोग कीजिए, 29 का इलेक्शन इस पे लड़िए, लड़ जाइए। सरकार इस पे लड़े और तय करे। जनता अगर चाहेगी कि आप ये काम करें तो 29 में आप राजनीतिक मतलब ये मुद्दा- कहने की बात है। राजनीतिक आप लोग मुद्दा राहुल बनाने जी की से ज्यादा समझ हो नहीं तब ना। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ? किससे मतलब करना ही पड़ेगा। मतलब जो अब पता नहीं क्या संवैधानिक मर्यादा, परंपरा, उसका हक और पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं आप लोग। जो व्यक्ति नेता विपक्ष होते हुए लोकसभा में गृह मंत्री के लिए कहा कि आई एम नॉट इन ए मूड टू हियर हिज लेक्चर, जो लेक्चर कहे मतलब गृह मंत्री के जवाब देने को या चर्चा में शामिल होने के, सर आप कोट उससे- एंड कोट वो कह रहे हैं वी डोंट केयर अब व्हाट वो- ही सेज। आप लोग उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि 76 मिनट का भाषण बैठ के सुनेंगे, तो अजीब, मतलब ये तो थोड़ी ज्यादती है। भाषण राहुल तो जी। सुना ही होगा ना सर, कहीं भी होंगे सुना होगा। क्या पता सुना नहीं सुना, वो उनकी तो टीम दूसरे लोग सुनके सुनते उनको- होंगे ना, उनके बदले में दूसरे लोगों ने उनके सुना होगा। बदले में कोई उनके- सुन के उनको ये brief करेगा। समस्या राहुल गांधी की नहीं, ये सब सुनने वाले entitled लोग लोगों भी की तो रखे समस्या है, नहीं, मैं जो से- समझते हैं कि जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा ही सत्ता में होने का। अब आप सही जगह पे आ रहे हैं कि मेरा वचन ही शासन है, मैंने जो कह दिया वही शासन है। और उनकी छवि के साथ और एक बड़ी शिवगामी देवी समस्या का जो ये डायलॉग है वो वही इस भारतीय राजनीति में फिल्म से सर जुड़ा यही आदमी होना यही थोड़ा तो इसलिए नहीं फिल्मों का है सर, उदाहरण यही दे तो दिमागी नक्सल नहीं है। नहीं, उसमें एक बड़ी समस्या ये है मीनाक्षी, आप देखें कि ऐसा नहीं है कि इस सरकार के प्रति ही वो डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। अगर अपनी सरकार में भी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के फैसले को पब्लिकली आकर अगर आप है, डिमीन सर। कर रहे हो, वो Ordinance तो दिख फाड़ रहा है दिया ना कि था। आपको इन सब चीजों की परवाह नहीं है। उसमें बड़ा काम ये करना था कि अगर आपको इन सारी चीजों को नहीं फॉलो करना है तो आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहिए था, आपकी पार्टी में किसी और को बनवा दो। क्योंकि मसला सिर्फ अधिकार का नहीं होता ना, कर्तव्य का भी होता है कि अगर आपको नेता प्रतिपक्ष इस लिहाज से बनना है कि आपको वो राइट्स चाहिए, लेकिन उस ड्यूटी के साथ साथ जो आती है उसको आपको फॉलो नहीं करना है। मान लीजिए गौरव गोगोई हैं, उपनेता, उनको बना दिए होते कि चलो मैं ऐसी चीजों को फॉलो नहीं करता, वो आर्टिकुलेट बोलते हैं। हाँ उनको बना दे रहे हैं, वो अपना करते रहेंगे, मैं अपने दूरी रखूंगा। वो भी नहीं करने आपको, नेता प्रतिपक्ष आप बन गए, लेकिन साथ ही साथ अगर ड्यूटी एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो आपको करना वो नहीं। मुझे देखिए, फिल्म का एक- डायलॉग एक- याद एक- आ गया। एक छोटी सी बात इसमें, वो जैसे आपने कहा ना मेरा वचन ही है मेरा शासन, फिर जो अमिताभ बच्चन कहते हैं परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, तो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन की उम्मीद राहुल गांधी से की जा रही है यहाँ पर। मैं राहुल बहुत गांधी तो- उसी पर एतराज है इनका। बट नहीं, राहुल नहीं, गांधी मैं की वही- बात नहीं है ना मैम। हाँ। राहुल गांधी व्यक्ति की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हाँ। पार्टी ना, उस पार्टी का तो हिस्ट्री है ना, पार्टी जो नहीं हिस्ट्री सर, कल्चर की बात एलओपी ऑफ कर द रहे हैं। नेशन है वो, राष्ट्र के 137 years की पार्टी में बड़ी है ना। अच्छी लेकिन डिस्कशन आप में ये कल सुन देखिए- रही थी कि वो शेडो प्राइम मिनिस्टर है। होता है वो जो नहीं, नहीं, जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल सिस्टम जो हमने अपनाया अपनाया है जो हम उसमें लोगों ने। लीडर अपोजिशन को Shadow माना prime जाता है, minister शैडो प्राइम मिनिस्टर। जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है हम लोगों का। ये जो बात कही नहीं जाती तो थी पहली बार बस इसी को सर- अडवाणी जी ने कही थी 2009 में। इसी को लेटर एंड स्पिरिट में ले लिया उन्होंने। नहीं, राहुल जी ने इसी को PM लेटर waiting। एंड अभी जो बात हम हो रही है पीएम ही हैं, मतलब कि- शैडो मतलब पीएम ही हैं। जब तक नेता प्रतिपक्ष का दर्जा कांग्रेस को नहीं मिला तब तक राहुल जी ने वो दर्जा नहीं लिया था।
तब तक नेता नहीं बने थे कांग्रेस विधायक कांग्रेस संसदीय दल के। पहले 2 चुनाव में 14 में 44 सीटें मिली तो उन्होंने बनवा दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को। फिर और दूसरी बार जब 52 सीटें मिली तो उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को बनवाया। जब तक एलओपी का दर्जा नहीं मिला तब तक राहुल गांधी बने नहीं कांग्रेस संसदीय दल के नेता। तो जब एलओपी का दर्जा मिल गया, कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई, तभी वो एलओपी बने कि हम जब तक कम से कम एलओपी तो बने। ये क्या बिना किसी उसके संवैधानिक सर आप ये 2009 में चाहते तो पीएम भी बन सकते थे सर, ऐसा कुछ हाँ, देखिए ठीक बात कर रहे हैं। राहुल जी को लेके जो आप बात कह रहे थे देवेंद्र जी, रेबल दिखना है उनको सर। आज का जो यूथ है, ये अलग बात है कि 4 साल में सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, लेकिन वो यूथ रेबल दिखना चाहते हैं कि मैं कुछ भी मतलब परंपराओं को छिन्न भिन्न कर सकता हूं। जैसा मैंने कहा ना कि जो युवा होता है उनको ढा देने लगता है कि सब ढा दो, फिर नव सृजन करेंगे। लेकिन नव सृजन का कोई ब्लूप्रिंट हो ना हो, ढा जरूर देंगे। और लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मूल्यों को राहुल गांधी उसी ढाने के क्रम में लगे। बेकार में हमारे बाबा बेचारा बुलडोजर को लेके बदनाम है, बिना बुलडोजर के ये सारी परंपराओं को ढाए दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल जी के बारे में चर्चा करके आप जितनी अपेक्षाएं जताएंगे वो अपेक्षाएं किसी बिंदु पर आके शून्य हो जाएंगी, क्योंकि वो अपना रास्ता स्वयं बनाने के लिए मतलब राजनीति में आए हैं सर। वो कह रहे हैं कि मैं रास्ता बनाऊंगा, मैं दूसरे के रास्ते पे नहीं चलूंगा। ये मर्यादा परंपरा ये सब 3000 साल पुरानी बात है। व्हाट इज दिस, कम ऑन ब्रो। तो आप इस तरह से जब आप देश की राजनीति को ले जाएंगे, फिर तो मतलब मान ले कभी वो प्रधानमंत्री बन जाए कभी, हाँ तो लाल किले एक दिन वो डिसाइड करें कि अब 15 अगस्त को लाल किले से ही क्यों भाषण दें, वो राष्ट्र के नाम क्या जरूरी है, या तिरंगा फहराना ही क्यों है। ठीक है ना, क्या बात कर रहे हैं ये, लेकिन ये तो ज्यादा हो गया। मूड के हिसाब से अगर होगा तो अगर एक कुछ भी असंभव नहीं है राहुल गांधी के बारे में। नहीं, आप कुछ भी कल्पना मुझे कर लगता है सकते कि जिस प्रकार से वो संसदीय मर्यादा और राहुल गांधी जी की लाइव तस्वीरें आ गई हैं, अभी हम लोग बात झंडा फहरा रहे होंगे ना इंदिरा भवन और खड़गे साहब दोनों इसमें दिखाई देंगे मेरे ख्याल से। इंदिरा भवन में झंडा फहरा रहे। अगर इंदिरा भवन में कांग्रेस के मुख्यालय में सोनिया गांधी भी है, अगर इंदिरा भवन में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष झंडा फहराना नहीं भूल सकता 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तो लाल किले पे जाना वो भी टी-शर्ट में भाई साहब। ये कैसे, ये चुनाव कैसे है आपके बीच में कि मैं कांग्रेस मुख्यालय में तो जरूर जाऊंगा, चाहे मैं, क्योंकि वो मेरी संपत्ति है, उसका मालिक मैं हूं, वहां मैं मालिक नहीं हूं। ये जो एंटाइटलमेंट का कीड़ा घुसा हुआ है ना दिमाग में, जो निकल नहीं रहा है कि भाई अब वो समय चला गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि वो समय चला गया। उनको लगता है कि ये जबरदस्ती बेईमानी से आके बैठ गए हैं, यहां तो मुझे बैठना चाहिए था, तभी तो वोट चोरी कहते हैं वो। बिल्कुल एक पैरेलल इकोसिस्टम या स्ट्रक्चर का भी संकेत देना चाहते हैं कि सरकार अपना काम कर रही है, अमिताभ जी, लेकिन नंबर उसका 2 पार्टी मुकाबला अपना काम कर प्रतीकों से नहीं हो सकता, नहीं हो राष्ट्रीय परंपराओं से नहीं हो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बात तो कर ही रहे हैं हम, लेकिन कि जब नहीं बात होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई से आगे बढ़कर प्रतिशोध की हो जाए, वो दुश्मनी निजी हो जाए, तो फिर यही तस्वीर होती है। ये दुश्मनी तो निजी है ना सर, निजी होती बिल्कुल जा रही है, निजी है से भी ज्यादा है। फिर मैं कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी, पुपुल जयकर ने लिखा है कि इंदिरा गांधी के मन में ये बात थी कि गांधी परिवार को डिवाइन राइट है इस देश पर राज करने का, वो दिमाग में बात बैठी हुई। और दादी से बहुत चीजें सीखे हैं, बहुत चीजें सीखे हैं, तो इसलिए जो है ये जाने वाला नहीं है। ये जब तक जो है पार्टी को खत्म नहीं कर लेंगे, और पार्टी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। 140 साल पुरानी पार्टी है, पूरे देश में है, जिस भी हालत में हो आज देश की नंबर 2 पार्टी है, तो खत्म हो जाएगी ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो घटती जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज अपना 13वां भाषण लाल किले से दिया है। लंबा भाषण था, लगभग 1.25 घंटे लंबा भाषण, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों की बात की, देश की चुनौतियों की बात की, मौजूदा वैश्विक हालात ने भारत के सामने क्या लक्ष्य हैं, क्या चुनौतियां, सबका जिक्र किया, और एक 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का विजन जो वो रख चुके हैं देश के सामने, उसको एक बार फिर दोहराया। इसमें खास तौर पर युवाओं की, नौजवानों की क्या भूमिका होगी, इसकी बात
उन्होंने की, सरकार उनके लिए क्या करेगी, उन्हें देश के संकल्प के साथ कैसे जोड़ना चाहिए, यह भी प्रधानमंत्री ने बताया। महिलाओं को उनका हक मिले, अब देश की संसद में, विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का समय आ चुका है। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने बड़ी डायरेक्ट अपील की सभी राजनीतिक दलों से कि इस काम में सब लोग मिलजुल कर आए और साथ दें और महिलाओं को उनका अधिकार दें। लेकिन एक नई चीज जो आज उन्होंने कही वो थी दिमागी नक्सल वाली बात। अर्बन नक्सल से आगे बढ़कर देश को भटकाने की, देश के नौजवानों को गलत राह पर ले जाने वालों को उन्होंने आज दिमागी नक्सल कहा और उन्होंने कहा कि हथियारी नक्सलियों को का खात्मा हो गया, अब इन दिमागी नक्सलियों से भी हमको साथ मिलकर लड़ना होगा। इस सब की हम बात कर रहे हैं और ये भी बात हमने आपको बताया कि राहुल गांधी आज भी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में ऐसे 15 अगस्त और 26 जनवरी के हमने राहुल गांधी की गैरहाजिरी ही देखी है। आज भी ऐसा ही हुआ। आज वो क्यों नहीं आए, इसकी वजह अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बताई गई। वो अलग बात है, इंदिरा भवन में जरूर इस वक्त वो झंडारोहण कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया गांधी हों, कांग्रेस पार्टी के तमाम और बड़े नेता हों, इस वक्त वो वहां पर मौजूद हैं। लेकिन जो परंपराएं रही हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी लाल किले पहुंचता है और वहां पर झंडारोहण और प्रधानमंत्री के भाषण में वो भी शरीक होता है, वो भी बैठ कर सुनते हैं। इसमें राहुल गांधी गैर मौजूद रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। पिछले कई मौकों से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे किसी भी आयोजन से अब दूरी बनाकर रखते हैं। अब दूरी बनाकर रखते हैं तो जाहिर है ये कांग्रेस पार्टी की नीति रही होगी, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर नहीं पहुंचे। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो इंदिरा भवन की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें सोनिया गांधी भी दिखाई दे रही हैं और जाहिर है जो नीति इस वक्त कांग्रेस पार्टी फॉलो कर रही है वो राहुल गांधी की द्वारा ही दिखाई गई एक राह है। अब राहुल गांधी को राह दिखाने वाला कौन है प्रदीप जी, ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। प्रदीप जी बता ये तो कोई नहीं बता दिखाएगा। ये प्रदीप जी बता सकते हैं भैया, ये कोई नहीं बता सकता। मतलब उस विद्वान को खोजना पड़ेगा। अगर सचमुच कोई अगर ऐसा है तो वो जो है उनके शरणागत हो जाना चाहिए बहुत लोगों को। बिल्कुल भाई, कि भाई ऐसा कौन सा इतना बड़ा बुद्धिमान है जो राहुल गांधी को राह दिखा। मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, आज अगर आप भूल जाइए किसके मन में किसके प्रति इंटेलेक्चुअली मतलब आइडियोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड क्या है, कोई भी किसी भी सेक्शन का व्यक्ति सुन रहा हो, प्रधानमंत्री का आज का भाषण अगर कोई सुन ले और ये उसको ना बताया जाए कि नरेंद्र मोदी ने ये बोला है, तो आपको उसमें क्या चीज खराब लगेगी? कौन सी ऐसी चीज है एक जिससे आप डिसएग्री करेंगे कि देश आत्मनिर्भर बने? जैसे उन्होंने बताया कि दुनिया की हर बड़ी वर्ग में हमारी कंपनी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी जगह पर हमारा आदमी, हमारा युवा जो है वो पहुंचना चाहिए, हम ओलंपिक भी देश के अंदर कराएंगे, हमारे खिलाड़ियों के इतने मेडल होने चाहिए, हमारे देश में तेल अगर ढूंढा नहीं गया तो हमको तेल भी ढूंढना चाहिए, गैस आसानी से हम पहुंचा सकते हैं तो हमने पाइप गैस पहुंचा दी। ऐतराज आप किस चीज से करेंगे? ऐतराज वो व्यक्ति कर सकता है जो भारत को प्रगति करते नहीं देखना चाहता, जो भारत का विरोधी है। बात मोदी के या बीजेपी के या इस सरकार के विरोधी होने की नहीं है। आप इस सरकार के, प्रधानमंत्री के, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो सकते हैं, होना भी चाहिए, डेमोक्रेसी है। आप खिलाफ बोलिए, आलोचना कीजिए, निंदा कीजिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पार्टी, सरकार और देश में अंतर होता है। वो विभाजन रेखा अगर आप भूल जाएंगे कि यहाँ से पार्टी और सरकार का मामला खत्म होता है, यहाँ से देश का मामला शुरू होता है, और देश का मामला जब शुरू हो तो सबको एक दिखना चाहिए। देश के आप ये कह सकते हैं कि आपने ये जो बात कही इसमें ये बात और जोड़नी चाहिए थी, इसको इस तरह से कहना चाहिए था, वो आलोचना तो समझ में आ सकती है। लेकिन जो भी अच्छा हो रहा है उसको बुरा कहना, भारत की इकॉनमी को डेड इकॉनमी कहना, वो भी किसी की नकल में सुन के, तो ये तो कोई भारत विरोधी दिमाग वाला ही कर सकता है। नहीं, आज जैसे दिमागी नक्सल के कॉन्सेप्ट से आप एतराज कर सकते हैं, उसके अलावा जो बाकी सब जो था उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे मतलब कोई भी आदमी एसोसिएट ना होना चाहे। नहीं, आप नक्सल शब्द को हटा दीजिए। बात वो मतलब वो उस प्रतीक इस बात का है जो हर समय नेगेटिव सोचते हैं। नहीं, फिर ऐसी बात नहीं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का अभी 1 घंटे पहले का मैं पोस्ट पढ़ रही हूँ, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा आजादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा दिया गया सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। आगे फिर जो वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें उन्होंने सभी युवाओं के साथ जो उन्होंने जितने डिस्कशन किए हैं, जो आंदोलन हुए हैं, जो गूंज हुई है छात्रों की, वो तस्वीरें हैं। वो कह रहे हैं सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की और संविधान और तिरंगे के मूल्यों को अपने दिल में रखने और हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करने की प्रेरणा आज का दिन है।
बातें तो अच्छी हैं सर, ऐसी बात नहीं है। कौन मना कर सकता है कि ये बातें खराब है? देखिए, ये जो बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछा था ना अभी उन्होंने, सौरभ जी ने, कि कौन इसको विरोध कर सकता है, इतना इंटेलिजेंटली फ्रेम किया इन्होंने। वही है राहुल गांधी का ट्वीट, जिसने भी लिखा है बहुत इंटेलिजेंटली लिखा है। इसमें गलती ढूंढो ढूंढो तो जाने। एक जब हम लोग बचपन थे ना तो पराग टाइप एक पत्रिका आती थी, उसमें दो पिक्चर होती थी, गलतियां ढूंढनी होती थी या मिसिंग चीजें ढूंढनी होती थी। आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं परंपरा तो राहुल जी ने बना दी ना सर, कि अब नेता विपक्ष नहीं जाएगा वहां। हो गया ना 2 साल कम से कम, तो परंपरा बनने में कितना साल लगता है सर? आप तो बहुत अनुभवी हैं। प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है नेता, परंपरा की नींव डाल दी ना। अब जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करे, उससे आप लोग परंपरा, मर्यादा, जाने क्या क्या बड़े बड़े शब्द वो कह रहे हैं। वो कहता है वो आएगा, वो जाएगा, उसको ऐसे कर देंगे, उसकी नींद उड़ा देंगे, उसको नींद नहीं आती, सोता नहीं है, नींद हराम कर देंगे उसको। अरे, और आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो लाल किले पर प्रधानमंत्री का 76 मिनट का भाषण भी सुने, अच्छी बात हो तो उस पर ताली भी बजाएंगे। अजीत जी कह रहे हैं उनसे ताली भी बजवाना चाह रहे। भाई ऐसा कैसे संभव है सर? मतलब जिस आदमी को भाषा की मर्यादा नहीं है तो वो आचरण की मर्यादा कैसे समझेगा सर? मैं तो मूल प्रश्न ये उठाता हूं कि भारतीय राजनीति का जो लो अभी हम देख रहे हैं उसमें ये सब बातें बेमानी है। जब आप मर्यादा की और संसदीय परंपराओं की, शब्दावली की बात करते हैं, हमारी राजनीति इस समय सबसे निम्नतम स्तर पर है। आप हिरेन मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू के भाषणों को देखिए। कांग्रेस के लोग नाराज हो सकते हैं कि मैं बार बार जवाहरलाल नेहरू पर, लेकिन ये प्रशंसा में कह रहा हूं। अटल जी ने एक बार जवाहरलाल नेहरू को कह दिया कि आपके अंदर 2 व्यक्तित्व है, आप चर्चिल भी है और चैम्बरलिन भी है। पंडित जी बहुत नाराज हो गए थे इसको, लेकिन फिर भी अटल जी को उन्होंने बढ़ाया, आगे किया। लेकिन वो एक स्तर होता था। आप चर्चिल और चैम्बरलिन कह के आप एक बौद्धिक व्यंग मार रहे हैं उसको। ये थोड़ी कह रहे हैं कि उसकी नींद हराम कर दी, सो नहीं पाता है, 2 ही घंटा सोता है, अभी जाने वाला है। ऐसा नेहरू जी ने थोड़ी कहा कभी हिरेन मुखर्जी को, या इंदिरा गांधी के समय, या फॉर दैट मैटर जितने लोग हुए नेता विपक्ष। आप प्रणब मुखर्जी भी जब नेता विपक्ष थे, सोनिया जी भी नेता विपक्ष रही, किसी ने भी ऐसा आचरण नहीं किया। भाई ये लोकतांत्रिक मूल्यों में, जिस मूल्य की बात अभी मीनाक्षी जी आप पढ़ के बता रही हैं कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों और इसकी बात करें, मूल्यों की तिरंगे का मूल्य यही तो है कि आप भाषा में, आचरण में एक ऐसी सौम्यता लेकर सार्वजनिक जीवन में उपस्थित होते हैं जहां सुनने वालों को यह लगता है कि अच्छा आपने कोई आदर्श प्रस्तुत किया। ये क्या आदर्श प्रस्तुत किया जा रहा है जहां प्रधानमंत्री से को और गृह मंत्री को इस तरह की बातें बोली जा रही है, और हम लोग सारे लोग बैठ के ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनने आ रहे। क्यों आएगा वो आदमी सुनने? भाई उसकी न लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था है, वो अपने मूल्य स्वयं बना रहा है, वो अपने परंपराएं स्वयं बना रहा है, वो अपना एक हिंदी में एक नए पथ का अन्वेषण करके आंदोलन चला था हिंदी साहित्य में कि हम अपनी तरह की कविताएं लिखेंगे। तो जो नए युग का प्रवर्तक बनने की जिसमें ललक हो, जिसमें ये हो कि हम नई प्रकार की राजनीति रख रहे हैं, उनसे आप पुरानी बचाना मुश्किल हो जाएगा। पुरानी चीजों पे राहुल जी की बात इतनी बुरी नहीं लगी जितनी हमारी लगी। बिल्कुल लग गई सर। आप लोग मतलब कर रहे हैं, अपेक्षाओं के मीनार पर खड़े कर रहे हैं। वो आप ठीक है, वो आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन अभी जो हम लोग प्रधानमंत्री के भाषण की जो बात कर रहे थे, और ये जो बार बार घूम करके हम लोग पहुंच रहे हैं कि दिमागी नक्सल शब्द उन्होंने दिया, एक अवधारणा दी। एक तरह से शब्द क्या है, इसके पीछे एक पूरी अवधारणा है जो उन्होंने एक अवधारणा दी है। आज उनका जो भाषण शुरू हुआ तब आप देखिए, एक तो जो बाकी जो देह भंगिमा और भाव भंगिमा पढ़ने वाले लोग होंगे वो भी अपने तरह से एनालिसिस कर रहे होंगे, लेकिन भाषण हाई पिच पर था जब शुरू हुआ। उसके 2-3 मिनट के बाद ही भाषण हाई पिच पर चला गया था प्राइम मिनिस्टर का। उन्होंने जो शुरुआती बातें कही, जो जिस समय वो एनर्जी क्राइसिस की बात कर रहे थे, जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, जो हम लोगों ने सबसे ज्यादा सफर किया हम लोगों ने, उस समय भी उन्होंने एक बात कही कि
भय पैदा करने वाले लोग थे समाज में। इस देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने भय पैदा किया, जिन्होंने लोगों को आश्वस्त करने के बजाय लोगों को डराना शुरू किया 7 दिन में गैस खत्म हो जाएगा, ये गैस खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, भारत कहां से करेगा, भारत के पास तो आता ही नहीं है। तो इससे उन्होंने सुनामी आने वाली, हाँ, इससे उन्होंने सुनामी आने वाली, पेट्रोल पंप पे लाइनें लग जाएंगी। यहीं से यहाँ से उन्होंने शुरू किया। ये शुरुआती 10 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा, जो जाकर के अंत में दिमागी नक्सल पर पहुंचा, ये वही लोग, मतलब उन्हीं लोगों की तरफ ये इशारा भी था कि आप सरकार में, सरकार के प्रयासों में, भारत की अपनी जो क्षमता है उसमें भरोसा करने, उस पर यकीन करने, लोगों को आश्वस्त करने कि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी, या आएगी भी तो भारत उसको झेल लेगा, भारत उसका मुकाबला कर लेगा। ये आश्वस्त करने के बजाय आपने डराना शुरू किया। पहले वो भी अराजकता फैलाने की एक बात होती है, जब आप डराने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा डराने की, आप कोई ऑल्टरनेटिव नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी थोड़े दिन पहले अपने भाषण में कहा, अभी कौन सा भाषण था वो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप सिर्फ समस्या मत उठाइए, समाधान का भी पार्ट बनिए। तो समाधान था, हाँ, तो IIT वाले में तो आप समाधान का पार्ट जो नहीं बनने की कोशिश कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आप सहमत हो सरकार से कि सरकार जो कर रही है उससे समाधान निकल ही जाएगा, लेकिन आपको किसी तरह से पार्ट होना है, उसमें कुछ पॉजिटिव आपको सजेशंस अगर देने हैं तो देने चाहिए। वो नहीं हो रहा था। तो जो निगेटिविटी फैलाई गई, जो डर दिखाने की कोशिश की गई, फिर उसी बात को आगे आकर के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो दिमागी नक्सल है, तो एक चीज अजीत जी, आपकी बात जो कह रहे हैं, ये दोनों में थोड़ा मुझे लगता है हमको अंतर करना चाहिए। नकारात्मकता फैलाने वाला और जिसको नक्सल कहते हैं। जब हम किसी को नक्सल कहते हैं, एक बस जब हम किसी को नक्सल कहते हैं, नक्सल लगभग दुश्मन ही है। जब आप नक्सल किसी को मानने लगते हैं या कहते हैं, इसका मतलब हम जो भी हैं, हमने जो भी आज तक हासिल किया, ये व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करता। यही मतलब है। यही शुरुआत इसी से हुई थी। लेकिन वो नकारात्मकता फैलाने वाले से हाई डिग्री वाला आदमी है। नकारात्मकता फैलाना, एक डर मेटाफर के रूप में इस्तेमाल किया। नक्सल बोलते ही आपके दिमाग में जो तस्वीर आ जाती है वही कि कौन हो सकता है, वो बिल्डअप कौन लोग किया। हाँ, उन्होंने बिल्डअप किया वहां से उन्होंने बिल्डअप किया। और नक्सलिज्म जो अगर आप रूढ़ अर्थों में एकदम देखेंगे तो एक तो जगह से शुरू हुआ, लेकिन उसमें विध्वंस और हिंसा जुड़ा हुआ है, और देश की जो सारी व्यवस्था है, संविधान की जो व्यवस्था है, उस पर यकीन नहीं है हमको। एग्जैक्टली। तो यहाँ से एंटी डेमोक्रेटिक है सबसे बड़ी बात। हाँ। वो तो मानते थे कि भाई ये चुनाव बेकार की बात है। हाँ। सत्ता तो जो है बंदूक की नली से निकलती है, जो माओ का सिद्धांत था। तो ये विध्वंस, नष्ट करना, जो व्यवस्था है, जो संविधान है, उस पर यकीन नहीं करना, उसको लेकर के निगेटिव धारणा बनाना, उसको नष्ट करने की कोशिश करना, ये अब परिभाषा पूछेंगे तो इस तरह से परिभाषित करेंगे, लेकिन फिर उसको रूपक की तरह जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये तमाम चीजें उसमें। मैं डायरेक्टली पूछता हूं आपसे, अब इसमें आप राहुल गांधी को या अरविंद केजरीवाल को कहां रखेंगे? दोनों संविधान की बात करते हैं। जो राहुल गांधी ने कभी ये तो नहीं, वो कहते हैं संस्थाएं विफल हो गई या कैप्चर हो गई, पॉकेट बुक चल रहा है, लेकिन संविधान तो है। जो बात कह रहे हैं संविधान के दायरे में कह रहे हैं, ऐसा वही बात अरविंद केजरीवाल की आप पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितनी रिजीम चेंज हुई है, उनके लिए जो आंदोलन शुरू हुआ है वो एक जेन्युइन मुद्दे से शुरू हुआ है। अगर ये कहा जाए कि सच बोलना चाहिए तो कौन विरोध करेगा? तो समर्थन करने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे। उसके बाद आपका एजेंडा शुरू होता है। लेटेस्ट देखिए जंतर मंतर, ये दीपके को देखिए, मुद्दा क्या उठाया? नीट में एग्जाम पेपर लीक हो गया, उससे कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली, बच्चों को परेशानी हुई। ये बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा था, इससे कोई असहमत नहीं हो सकता था, लेकिन उसके पीछे उनका एजेंडा दूसरा था। उनको न नीट पेपर लीक से मतलब था, न उन स्टूडेंट से मतलब था, उनको अपना एजेंडा चलाना था। पार्टी बना, और उन पार्टी बना, पहले तो मना किया, अब मान लिया कि बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस समय जियो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा हथियार जो है नैरेटिव का, वो सोशल मीडिया है, जो हमारे आपके हाथ में, हमारे आपके मतलब भारत के हाथ में नहीं है, विदेशी ताकतों के हाथ में है। और मेटा ने स्वीकार कर लिया कि हमने पैसा लेकर इनके बदला है, एल्गोरिथम के जरिए इनकी बातों को बढ़ाया, हमने एम्पलीफाई किया। तो वो समस्या वो है, उससे निपटने की है। इस पर तो अनंत जी आपने पूरा एक लेख भी लिखा कि किस तरीके से जंतर मंतर वाला आंदोलन और झारखंड वाला आंदोलन कैसे दो अलग अलग खांचों में दिखाई दे रहा है। वो तो साफ स्पष्ट है ना, हमारे सामने समानांतर दो आंदोलन हुए। एक जंतर मंतर पर हुआ जिसे मैं अर्बन फेनोमेना कहता हूँ, और एक झारखंड में हुआ जिसे मैं रूरल कहता हूँ। जंतर मंतर वाले को जिस प्रकार से अमेरिका की कंपनियों ने, मेटा ने आगे बढ़ाया, वो स्पष्ट है। उसको एल्गो बदला गया,
मैं सिर्फ फिल्म और पर्यटन 2 चीज इंस्टाग्राम पर देखता हूं, लेकिन 7 दिनों तक हमारे इंस्टाग्राम पर सिर्फ जंतर मंतर आता रहा। तो हल्के से बदलाव अगर आप एल्गोरिदम में कर देंगे तो आप कुछ भी करा ले सकते हैं। ठीक है सर। और ये इसका छोटा सा उदाहरण, ट्रंप चूंकि आपके फेवरेट विषय है इसलिए मैं बता दूं कि ट्रंप जब दूसरा टर्म लड़ रहे थे तो आपको याद होगा कि 4 या 5 महीने पहले उनके ट्वीट्स को बाधित किया गया था, और उसके बाद जब वो व्हाइट हाउस वाला कांड हुआ हारने के बाद तो उसको बैन कर दिया गया। यह अनायास नहीं है कि ट्रंप के मित्र ने ट्विटर ही खरीद लिया।